सौतेली माँ की रसोई। स्वाति, जो कि रेखा की सौतेली बेटी होती है, और वो स्कूल के लिए तैयार होकर उसके पास आती है और कहती है कि माँ, मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया, मुझे टिफ़िन दे दो, मुझे स्कूल जाना है। तो उसकी माँ कहती है कि तू जा, अपने दोस्तों के साथ बैठ के खा लेना, कोई टिफ़िन नहीं है मेरे पास। तो वो उस उतने तक उसकी सगी बेटी किंजल तैयार होके आ जाती है स्कूल के लिए। तो कहती है, माँ, मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई हूँ, रुक जा बेटा, ये ले तेरा टिफ़िन मैंने तैयार कर तेरे पसंद की मकरोनी बना दी, ये भी ले जा साथ, और मज़े से बैठ के खाना। तो वो कहती है, वाह माँ, आपने मेरे लिए मेरी पसंद की मकरोनी बनाई, थैंक यू। तो रेखा कहती है, हाँ मेरी प्यारी बेटी, जाओ आप चले जाओ स्कूल। तो वो दोनों स्कूल के लिए चली जाती हैं और स्वाति के लिए स्कूल जा रही होती है। रेखा रणवीर की दूसरी बीवी थी, और उसकी पहली बीवी स्वाति को जन्म देते ही इस दुनिया के छोड़कर जा चुकी थी, और स्वाति को अकेले उसके बाप को संभालना पड़ता था। वो उसकी वजह से बहुत परेशान रहता, और उसकी वजह से उसने दूसरी शादी की, और रेखा से शादी करके वो उसको अपने घर ले आया। शुरू के दिनों में तो रेखा स्वाति को बहुत प्यार मोहब्बत से, लेकिन 1 साल के बाद जब उसकी अपनी बेटी आ गई, तो वो रेखा और उसमें भेदभाव करने लग गई, और उसकी सारी तवज्जो अपनी बेटी किंजल की तरफ रहती थी कि वो बहुत ही कम प्यार करने लग गई थी, और वो स्वाति से हर वक्त काम करवाती रहती थी। वो अपनी सगी बेटी के लिए गरम गरम दूध बना के कहती है, ये लो बेटा, दूध पी लो, मैंने आपके लिए बनाया। तब से स्वाति कहती है, माँ, मुझे भी दूध पीना है, मेरा भी दिल कर रहा है पीने को। तो उसकी माँ कहती है, चुप कर जा, तूने क्या करना है दूध पी के, और दूध नहीं है। तो वो उससे बहुत बातें सुनाती है। ऊपर से उसका पति आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ है, तुम लोगों ने ऐसे क्यों मुंह बनाया हुआ है। तब तक स्वाति कहती है अपने पिता से, कहती है कि पिताजी, मुझे भी दूध पीना है, मेरा भी दिल कर रहा है। तो वो अपनी बीवी से कहता है कि तुमने ऐसे दूध क्यों नहीं दिया, ऐसे भी दूध बना के दो। तो वो कहती है कि ज़रा इसको खांसी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको दूध नहीं बना के दिया। तो उसका पति कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे दूध बना के दे दो। तो वो मुंह बना के किचन में चली जाती है। इसी तरह वो अपनी दोनों बेटियों में बहुत भेदभाव करने लग गई थी। इसी तरह से दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन किंजल और स्वाति एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तो किंजल ने कहा कि ये सवाल कितना मुश्किल है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो तब तक स्वाति कहती है कि मुझे दिखाओ, मैं हल कर देती। तो किंजल की माँ कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी खुद तुमसे ज़्यादा पढ़ सकती है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी को पढ़ाने की। ये कह के वो अपनी बेटी कहती है, बेटी आप खुद पढ़ो अपना। तो किंजल से कहती है कि जाओ तुम, मैंने सारे घर के काम वैसे ही पड़े हुए हैं, तुम पढ़ने बैठ के। तो स्वाति कहती है कि माँ, मेरे पेपर होने वाले हैं, मुझे अभी पढ़ना है। कहती है बाद में पढ़ लेना, जाओ अभी सारे काम करो। तो स्वाति सोच रही होती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं पहले काम ख़त्म करके फिर पढ़ लूँगी। तो वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से बैठ जाती है कपड़े धोने के लिए। वो सारे घर के कपड़े धोती है बैठ के, और इसी तरह से कुछ वक्त गुजरते जाते होते हैं। और जब उसके पति के आने का टाइम होता था, तो वो स्वाति और अपनी बेटी दोनों को एक साथ पढ़ने के लिए बिठा देती थी। तो उसका पति कहता है कि वाह, दोनों बेटियां बैठ के पढ़ रही हैं। तो तब तक रेखा कहती है कि हाँ जी, ये दोनों कब से बैठ के पढ़ रही हैं, और सारा घर का काम मैंने किया है। और स्वाति तो 2 घंटे से बैठ के पढ़ रही है। तो वो अपनी बीवी को कहता है कि हाँ, तुम इन दोनों का बहुत ख्याल रखा करो, दोनों को पढ़ाई में बहुत ही बहुत है। तो वो कहती है, हाँ, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ इन दोनों का। ये कह के रेखा किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है, और कहती है, उससे अगले दिन ही रेखा अपनी बेसौतेली बेटी स्वाति से कहती है कि मैंने तुम्हें कब से कहा है कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, तूने मेरे कपड़े अभी तक क्यों नहीं इस्त्री किए। तो वो कहती है कि माँ, मेरे पेपर होने वाले हैं, मुझे पढ़ना है। तो वो कहती है, बाद में बैठ के पढ़ लेना, जाओ पहले कपड़े इस्त्री कर दो। तो स्वाति कहती है, चल अच्छा, मैं कर देती हूँ। स्वाति कह रही, धीरे दिल में सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, मैं पहले काम कर देती हूँ और फिर जा बैठ के आराम से पढ़ लूँगी। वो इसी तरह से सारे बर्तन धोती है। बर्तन धोने के बाद वो घर के सारे काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही होती है, और किंजल आराम से बैठ के पढ़ाई कर रही होती है। इसी तरह रात हो जाती है, और रात को स्वाति बैठ के पढ़ने लग जाती है, और बहुत देर तक बैठ के पढ़ती रहती है। इसी तरह से वो सुबह सवेरे फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाती हैं दोनों। इस दिन किंजल और स्वाति का रिजल्ट आया होता है, और किंजल बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है, जिससे उसके पापा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि किंजल बेटी, तूने मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया है। और उसकी माँ देख के अंदर ही अंदर से जल रही होती है, ये तो इतना पढ़ती भी नहीं है, फिर इसके अच्छे नंबर कितने कहाँ से आ गए। इसी तरह से दिन गुजरते गए, और स्वाति और किंजल बड़ी हो गई दोनों, और स्वाति ने 12वीं के पेपर भी दे लिया। वो अपने पापा से कहती है कि मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है, और मुझे माँ का सपना पूरा करता है। आप कहते थे कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं अफसर बनूं। तो उसका पापा कहता है, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर, क्यों नहीं, आप ज़रूर जाओ पढ़ने के लिए। तो उसकी माँ बहुत जल रही होती है, उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो कहती है कि क्यों ना किंजल भी इसके साथ चली जाए, और दोनों एक साथ बैठ के पढ़ लेंगे और एक दूसरे का सहारा भी बन जाएंगे। तो इसी तरह से प्लान बना देती हूँ। सोचती है कि मैं सोच रही थी कि मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये अपना
ख्वाब पूरा करती है। तो उसका पापा कहता है कि हाँ ठीक है, ये सही है, दोनों को एक साथ भेज देते हैं, चलो हमें भी टेंशन नहीं होगी। और ये दोनों वो बच्चे से बैठ कर फिर जाके अंदर अपनी बेटी किंजल से कहती है कि तूने उसको वहाँ बहुत परेशान करना और पढ़ने नहीं देना। दोनों माँ बेटी आपस में मिल जाती हैं। इसी तरह से वो दोनों ट्रेन में बैठ के पढ़ने के लिए बाहर चली जाती हैं और वक्त गुजरता जाता है और किंजल हर वक्त उसको परेशान करती रहती है और कहती है कि जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ बना के दे दो। तो वो कहती है अच्छा मैं चाय तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ, तुम रेस्ट करो। तो इसी तरह से वो उसको हर वक्त काम में लगाए रखती थी और कुछ जब भी वो पढ़ने के लिए बैठती थी तो उसे नींद आने लग जाती थी और स्वाति आराम से बैठकर पढ़ती रहती थी। इसी तरह से वो छुट्टियों में घर का चक्कर भी लगाती रहती थी और किंजल की माँ हर वक्त उसके पसंद के खाने बनाती रहती थी, जिससे देख के स्वाति को देख के बहुत दुख होता था और वो बहुत ही रोती थी, लेकिन फिर वो भी किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। इसी तरह से कई साल गुजर गए और अचानक ही उनके गांव में एक पुलिस की गाड़ी और उनके आसपास बहुत सी पुलिस की गाड़ियाँ थी जो उनके घर को आ रही थी। तो रणवीर अपने गाँव के एक शख्स के साथ खड़ा हुआ था, तो वो कहता है कि रणवीर साहब, ये गाड़ियाँ तो आपके घर की तरफ ही जाके हैं। रणवीर कहता है मैं देखता हूँ कि ये लोग कौन है। तो इसी तरह से किंजल की माँ भी आवाज़ सुन के बाहर आ जाती है। ये दोनों रणवीर की बेटियां ही होती हैं। तो किंजल की माँ किंजल से कहती है कि मुझे पता था मेरी बेटी पढ़ लिख कर ज़रूर अफसर बनेगी। तो किंजल कहती है नहीं माँ, मैं अफसर नहीं बनी बल्कि स्वाति अफसर बन गई है पढ़ लिख के। तो ये सुनकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है। तो स्वाति रोकर अपने बाप से कह रही थी कि पापा, मैंने माँ का सपना पूरा कर दिया और आखिर में अफसर बन ही गई हूँ। तो उसको पापा बहुत खुश होता है और उसको अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। वो अपने पापा से कह रही होती है कि ये सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से हुआ। तो किंजल की माँ को भी बहुत शर्मिंदगी होती है और वो रोने लग जाती है, स्वाति से माफ़ी मांगती है। इसी तरह से वो उन सब घर आ जाती और वो पहली बार स्वाति की पसंद का खाना बनाती है और ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। स्वाति वो खाना खा के बहुत खुश हुई। उसने पहली दफ़ा अपनी सौतेली माँ के हाथ का बना हुआ अपना पसंदीदा खाना खाया था। बेटी सगी हो या सौतेली, अगर वो ठान ले तो अपने माँ बाप के सपने ज़रूर पूरे करती है, जो कि स्वाति ने इस कहानी में साबित किया है। अरे चल ना अनन्या, किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कन्या कहती है कि नहीं, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना, तुम घर चलो और कोई शरारत नहीं करनी। तो कन्या कहती है कि नहीं, मुझे किसी को तंग करना है। तो अनन्या कहती है कि नहीं, तू कोई शरारत नहीं करेगी, वैसे भी जो तू उल्टे काम करती है तो वो उसकी सज़ा हर बार मुझे ही मिलने लग जाती है। और अनन्या कहती है कि कल तूने पड़ोस वाली आंटी को क्या कहा था। इतने में कन्या हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या हुआ, उसने तुझे कुछ कहा है क्या। अनन्या कहती है हाँ, वो मुझे कह रही थी कि मैं तुझे बताऊंगी। तो सुकन्या कहती है कि हाँ, कल मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो मैंने भी कह तो वो मुझे कह रही थी कि मैंने तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से लगाऊंगी, तो मैंने भी उन्हें कह दिया। हाँ हाँ, बता दो, मैं भी अनन्या हूँ, अनन्या। तो ये सुनकर अनन्या सुकन्या के पीछे भागने लग जाती है और सुकन्या आगे भागने लग जाती है। अनन्या और सुकन्या दोनों जुड़वा बहनें होती हैं और दोनों की शक्लें मिलती जुलती होती हैं और उनको पहचानने में अक्सर उनके माँ बाप भी धोखा खा जाते होते हैं। और सुकन्या बहुत ही शरारती लड़की होती है और उसकी शरारतों की सज़ा हमेशा अनन्या को मिलती थी क्योंकि वो बहुत मासूम होती थी और सुकन्या हर शरारत करके उसका इल्ज़ाम अनन्या पे डाल देती थी। इसी तरह से दिन गुजरते गए और अनन्या सुकन्या को हर वक्त समझाती रहती थी कि तुम ऐसे उल्टे काम ना किया करो। तो सुकन्या उससे कहती है कि कुछ नहीं होता, आखिर हम दोनों की कुछ अर्से बाद शादी हो जाएगी और हमें अलग अलग रहना पड़ेगा। इसी तरह से अनन्या सारा दिन घर के काम करती रहती थी और बहुत मेहनती लड़की थी और किस्मत ने भी उन दोनों बहनों को अलग करना नहीं चाहा था और इसी तरह से उन दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हो जाती है। बड़े भाई से सुकन्या की और छोटे भाई से अनन्या की शादी हो जाती है। वो दोनों एक ही घर में दो बहूएं बन के चली जाती होती हैं। अनन्या घर के सारे काम कर लेती और किचन में खाना बनाती रहती थी और वो बहुत मज़ेदार खाना बनाती थी। इसी तरह अगले दिन हॉल में बैठ के चाय पी रही थी और टीवी देख रही थी। उसकी सास आ जाती है और कहती है कि कन्या बेटा, तुम कब से यहाँ बैठी हुई हो, उठो चलो काम कर लो। तो उसने में कन्या कहती है कि माँ जी, मैंने ही बर्तन धोए हैं यार और बहुत सारा काम करके मैं अभी यहाँ आके बैठी हूँ। तो उसकी सास कहती है कि अच्छा, मुझे लगा था कि शायद वो काम अनन्या ने किए हैं। तो कन्या कहती है नहीं नहीं माँ जी, वो सारा काम मैंने किया और अनन्या तो उठ के भी अभी आई है अपने रूम से। तो उसकी सास कहती है कि अच्छा, मैं उससे अभी पूछती हूँ इतनी देर से क्यों उठी है वो। तो झाड़ू लगा रही होती है अनन्या। तो उसकी सास आ जाती है और कहती है कि ये कौन सा टाइम है उठने का और कौन सा टाइम है ये झाड़ू लगाने का, तुम टाइम से उठ के घर के सारे काम करवा लिया। तुम्हारे अपनी बहन कन्या से ही कुछ सीख लो, वो कैसे घर के सारे काम करती रहती हो, तुम हर वक्त बस टीवी देखती रहती हो या सोती रहती हो।
تو اننیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کی ساس کو سکنیا نے سارا کچھ کیا، اور سکنیا نے ہمیشہ کی طرح اننیا کو ڈانٹ پڑواتی رہتی تھی۔ اننیا سارا کچھ سمجھ گئی تھی، پھر بھی وہ خاموش ہو کر کام کرتی رہی اور اس نے اپنی ساس کو کچھ بھی نہیں بولا۔ اور پھر اگلے ہی دن سکنیا کی ساس سکنیا کے روم میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ بہو چلو مل کر ہم کچن میں کھانا بناتے ہیں۔ تو سکنیا کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ماں جی، چلے ہم کھانا بناتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ چلو میں آ جاتی ہوں، اور اس کی ساس سیدھا کچن میں جاتی ہے اور سکنیا سیدھا اننیا کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ ماں جی تمہیں کچن میں بلا رہی ہے کہ چلو ہم مل کے کھانا بناتے ہیں۔ تو اننیا کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ تو اننیا سیدھا کچن میں چلی جاتی ہے۔ اننیا کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا تو مجھے آٹا گوندھ دے، تب تک میں سبزی کاٹ لیتی ہوں۔ تو اننیا بہت ہی کم وقت میں بہت ہی اچھا آٹا گوندھ دیتی ہے۔ اس کی ساس دیکھ کر حیران رہتی ہے کہ وہ تو نے اتنی جلدی اتنا اچھا آٹا کیسے گوندھ لیا، اور وہ سکنیا سے کہتی ہے کہ تو ایسا کام کرنا اپنی بہن اننیا کو بھی سکھا دے۔ تو اننیا سمجھ جاتی ہے کہ سکنیا نے اس سے پھر جھوٹ بولا ہے۔ اسی طرح سے وقت گزرنے لگ جاتا ہے اور سکنیا اپنا ہر کام اننیا پہ ڈال جاتی تھی اور اسی کو ہر وقت ڈانٹ پڑواتی رہتی تھی۔ اور ایک دن پھر جب سکنیا کی ساس سکنیا کے کمرے میں گئی اور کہا کہ بیٹا اس دن تم نے وہ حلوہ بنایا تھا نا، وہ بہت مزے کا بنا تھا، مجھے وہ حلوہ دوبارہ کھانا ہے۔ تو سکنیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ماں جی، آپ بیٹھ کے ٹی وی کھاؤ، میں آپ کے لیے وہ حلوہ بنا کے آتی ہوں۔ تو سکنیا کی ساس کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، میں بھی اسی دفعہ تمہارے ساتھ کچن میں جاؤں گی اور وہ حلوہ میں تمہارے ساتھ بنانا بھی سیکھوں گی۔ تو سکنیا پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ماں جی آپ بیٹھو، میں بنا لوں گی۔ تو کہتی ہے کہ اس کی ساس کہتی ہے نہیں بیٹا، میں چلوں گی تمہارے ساتھ کچن میں۔ سکنیا کہتی ہے کہ اچھا چلیں، آپ تب تک بادام لے آئے اور میں کچن میں جاتی ہوں، حلوے کی تیاری کرتی ہوں۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ وہ بادام تو میرے کمرے میں پڑے، اس کے لیے مجھے کمرے میں جانا پڑے گا۔ تو وہ کہتی ہے اچھا چلو تم کچن میں جاؤ اور میں بادام لے کے آتی ہوں۔ سکنیا کی ساس اپنے کچن کی طرف جا جاتی ہے۔ اسی طرف سکنیا اور اننیا نے بالکل ایک جیسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور اننیا سکنیا سے کہتی ہے تم فکر نہ کرو، میں بنا لوں گی حلوہ، جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ اننیا اپنی بہن کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ مل کر کچن میں حلوہ بنانے لگی اور اس کو سارا حلوہ سکھایا، بہت اچھا حلوہ ان دونوں نے بنا لیا۔ تو اننیا کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا تو اپنی بہن اننیا کو بھی کچھ سمجھا، وہ دن بھر سارا دن بس یا سوتی رہتی ہے یا ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، گھر کا کوئی بھی کام اس کو نہیں کرنا آتا، تم اس کو سارے کام سکھا دو۔ اس کی ساس کہتی ہے کہ مجھے اننیا کو دیکھ کے بہت غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ یہ سن کر اننیا کو بہت دکھ ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی ساس کو ساری سچائی بتا دے، لیکن وہ اپنی بہن کی وجہ سے چپ ہوتی ہے کہ اس کی بہن کو کہیں ڈانٹ نہ کھانی پڑ جائے۔ اگلے ہی دن سکنیا جا رہی ہوتی ہے اور اس کی ساس اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تو مجھ سے ہمیشہ جھوٹ بولتی آئی ہے، سارا کام اننیا کرتی تھی اور تو کہتی تھی کہ میں نے کیا، اور تجھے کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا، تو دن بھر ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، سارا دن بس سوتی رہتی تھی اور سارے کام اننیا سے کرواتی رہتی تھی۔ تو سکنیا کہتی کہ نہیں ماں جی ایسا کچھ نہیں ہے، میں ہی سارے کام کرتی ہوں، اننیا کچھ بھی نہیں کرتی۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ اچھا دکھاؤ مجھے وہ بازو اپنا جو تمہارا کل حلوہ بناتے ہوئے جل گیا تھا۔ تو سکنیا بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے بازو چھپانے لگ جاتی ہے۔ اس کی ساس کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو بہت باتیں سناتی ہے۔ وہ اننیا کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کا جلا ہوا بازو دیکھتی ہے، اور تو وہ اننیا کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے کہ بہو مجھے معاف کر دو، میں ہمیشہ سکنیا کا غصہ تم پہ نکالتی رہتی تھی۔ اور وہ اننیا سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم کبھی بھی خود پر کوئی ظلم نہیں ہونے دو گی۔